नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और सबसे पहले हम बात करेंगे गुपकार गठबंधन की। गुपकार गठबंधन की बात की जाए तो गुपकार अलायंस की आज मीटिंग जम्मू में देखने को मिली, जहां पर बैठक का दौर जो है अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक जारी है, जिसको लेकर प्रदेश के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सब प्रदेश के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पीपल कॉन्फ्रेंस पहले से ही गठबंधन से किनारा कर चुकी है और यहां पर अगर डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो जब ड्राफ्ट तैयार किया गया डिलिमिटेशन का, उसके बाद किसी भी पार्टी की कोई सहमति नजर नहीं आई और अब जाकर गुपकार गठबंधन की ये जो बैठक है इस पर किस तरीके से हालात पर चर्चा की जा रही है और क्या कुछ पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी, क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और कल हमें देखने को मिला जब ड्राफ्ट सामने आया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन ड्राफ्ट सामने आने के बाद जो सहमति है वो किसी भी पार्टी की नजर नहीं आ रही है। और एनसी की अगर बात करते हैं तो एनसी ने साफ कर दिया है कि अगर ये इस तरीके की डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट तैयार होता है तो उनकी तरफ से कोई भी सहमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब ये जो मीटिंग की जा रही है इसका क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे और प्रदेश के हालातों के बारे में बात करें तो पॉलिटिक्स जो है जम्मू कश्मीर की उसमें क्या कुछ फेरबदल हो सकता है डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट के बाद, वो भी देखना होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए विनोद जी से जानते हैं कि आखिरकार ये जो मीटिंगों का दौर यहां पर शुरू हो चुका है इससे आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो विनोद जी, पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि अगर हम बात करें डिलिमिटेशन के ड्राफ्ट की, तो जब ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसके बाद से गुपकार गठबंधन की जो मीटिंग है वो सामने आई है, तो प्रदेश के हालातों को लेकर क्या कुछ बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में इस ड्राफ्ट के नतीजे से? ड्राफ्ट का वेलकम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में 6 सीटें मिल रही हैं और कश्मीर में 1 मिल रही है और बाकी जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। अगर हम बात करें पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, अपनी पार्टी की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, पीडीएफ की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जितनी भी जमातें हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। और ये जो मीटिंग गुपकार अलायंस की थी ये पहले से ही शेड्यूल्ड थी कि 20 को डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग होनी है और 21 को गुपकार अलायंस की मीटिंग होनी है। लेकिन इसमें चर्चा की जा रही है कि इसका विरोध कैसे किया जाए। हालांकि अगर हम परिसीमन आयोग की बात करें, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो उन्होंने 11 दिन का टाइम दिया है और 31 दिसंबर तक ये अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, रिटर्न में ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अब देखना यह है कि गुपकार अलायंस की फिलहाल मीटिंग जारी है। जब मीटिंग खत्म होती है, जब प्रेस ब्रीफिंग की जाती है तो उसमें कौन सा ये फैसला लेते हैं कि किस तरीके से इसका विरोध किया जाएगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल विनोद जी, ये भी जानना चाहेंगे जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें ये देखने को मिला कि जम्मू संभाग की जो सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी की जा रही है, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया और जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो एनसी हो चाहे वो पीडीपी हो, यानी कि गुपकार गठबंधन की बात करें तो इनके द्वारा विरोध करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो जहां पर शुरू से ही ये कहा जा रहा था, जो जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ये कहना था कि जम्मू को फायदा होना चाहिए, लेकिन अब जब ड्राफ्ट में जम्मू को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से ये कहती रही है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की पहले रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हुआ है। कश्मीर की सीटें ज्यादा रही हैं, 46 और 37 जो सीट थी वो जम्मू प्रोविंस की थी। अब 6 सीटें और जोड़ दी गई हैं जम्मू प्रोविंस में, जिसमें कठुआ है, सांबा है, रियासी है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है। 6 सीटें इधर जोड़ी गई हैं और एक कुपवाड़ा, कश्मीर में 1 सीट जोड़ी गई है। जम्मू के लोग या बीजेपी की बात करें, ये कहते हैं कि पक्षपात पहले किया गया था, उस पक्षपात को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग ने बड़ी सटीक ड्राफ्टिंग की है जिससे जम्मू प्रोविंस के साथ जो पक्षपात हुआ है उस पक्षपात को दूर किया जा सके। और दूसरे लोग ये कहते हैं, कश्मीर टनल के उस पार की जितनी भी सियासी जमात है वो कहते हैं कि 1 सीट देना, अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो वहां पर आबादी जो है ज्यादा दिखाई है, लेकिन आबादी एक क्राइटेरिया नहीं होता, उसके बाद एरिया भी एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की, तो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद जो है हमें ये देखने को मिल रहा है कि गुपकार गठबंधन की जो आज बैठक है वो हमें जम्मू में देखने को मिली, और किस तरीके से जो विरोध है वो किया जाए वो भी हमें देखने को मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ यहाँ पर विनोद जी जुड़े थे, और जिन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरीके से जो विरोध की तैयारियां हैं वो यहाँ पर गुपकार गठबंधन द्वारा देखने को मिल रही हैं। तो चलिए अब कश्मीर की तरफ रुख करते हैं और कश्मीर की बात करते हैं। और वहीं पर मौसम के मिजाज की अगर बात की जाए तो अब कश्मीर में शुरू हुआ साल के सबसे सर्द मौसम का दौर, और उसी के साथ साथ चिल्लई कलां की शुरुआत आज से होती है, जिससे कि लोगों को अब कपकपाने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। और वहीं पर कई इलाकों में जल स्रोत भी जम चुके हैं, और कई इलाके ऐसी हैं जहां पर कम बर्फबारी के बावजूद भी काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। और कश्मीर में सैलानियों का भी आना शुरू हो गया है। और वहीं पर आपको बता दें कि कश्मीर सैलानी जो पहुंच रहे हैं उनका भी ये कहना है कि चिल्लई कलां की जो ठंड है उसका वो लुत्फ उठाने वहां पहुंचे हैं। और लेकिन ठंड की अगर बात की जाए तो जल स्रोत पूरे तरीके से वहां जम चुके हैं, और बर्फबारी जिन इलाकों में कम हुई है वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो ठंड है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। टेम्परेचर माइनस में भी कुछ एरिया में जो टेम्परेचर है वो माइनस में पहुंच चुका है। और इसी के साथ आपको बताएं कि चिल्लई कलां जब शुरू होता है तो इस दौर में जो ठंड है उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और जो टेम्परेचर है उसमें जो गिरावट है वो दिन ब दिन देखने को मिलती है। और आप अपनी तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो ठंड है वो जो पानी तक है वो जम चुका है, और बच्चे कांगड़ी का सहारा लेकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर ठंड में किस तरीके से वृद्धि होती जा रही है, और पर्यटन के हवाले से भी बात करेंगे कि कश्मीर को कितना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए जो सैलानी है वो दूर दूर से कश्मीर का रुख करते हैं। तो चलिए आइए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए इरफान से जानते हैं। इरफान, पहले बात करेंगे चिल्लई कलां की। तो चिल्लई कलां की जो ठंड है वो हमें देखने को मिल रही है, और तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है कि कितनी ज्यादा ठंड वहां पर पड़ रही है। तो इसको लेकर जो जनजीवन है उस पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या फिर पानी की सुविधा की बात करें? बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिल्लई कलां के साथ साथ ये 3 मरहले होते हैं कश्मीर में जो सख्त तरीन होते हैं सर्दियों को लेकर। सबसे पहले चिल्लई कलां, फिर चिल्लई खौर्द और चिलबच्चा। ये 3 चीजें हैं जो 70 दिनों तक कंटिन्यूअसली स्ट्रोक करती है, हैमर करती है कश्मीर में, जिसे सख्त तरीन हार्श विंटर कहा जाता है। फिलहाल 21 दिसंबर का दिन और आज चिल्लई कलां का आगाज, और चिल्लई कलां अब 40 दिन चलेगा, और 40 दिन के इस चिल्लई कलां में काफी चिल बढ़ेगा। और अभी हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर में सर्द तरीन रातें जो है वो रात भर देखने को मिल रही है, -6 टेम्परेचर, और साथ ही साथ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में भी पारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पर सारा फ्रोजन एटमॉस्फेयर हो जाता है। मैं बात करूं तो इस वक्त स्पेशली दिन में हल्की हल्की धूप जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है, मगर जितने भी वाटर बॉडीज है फ्रोजन एटमॉस्फेयर में तब्दील हो गई है, जिसमें पाइप्स है, टंकियां हैं या टैप्स हैं। खास तौर पर सुबह शाम जो है लोगों को काफी ज्यादा पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है, पानी की किल्लत दिखाई देती है, जिसकी वजह से जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका है। दूसरी बात अगर मैं देखूं तो इस चिल्लई कलां के साथ साथ जो भी चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे कोयला है, कांगड़ी है, या वो गरम गरम मलबूसात, मार्केट में जो अगर बात करें तो कोयले का दाम अचानक से बढ़ जाता है, जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं, जिस पर सरकार की भी नजर है और गरीब जनता परेशान है, क्योंकि इस वक्त एक ही जरिया है खासतौर पर चिल्लई कलां को टैकल करने के लिए, वो कांगड़ी है, कोयला है और गरम गरम मलबूसात है। खासतौर पर अगर देखेंगे चिल्लई कलां के साथ साथ जो इम्पैक्ट रहता है स्पेशली ठंड का, अगर थोड़ी सी भी बर्फबारी होती है तो वो फ्रोजन में चला जाता है और बाद में चलने फिरने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं, समझते हैं कि इस चिल्लई कलां में अगर थोड़ी सी बारिश होगी या थोड़ा सा बर्फबारी होगी ठीक रहेगा। अगर ज्यादा होती है तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक रन करती है, यानी उसका एक इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में 4-5 महीनों तक रहता है। तो इसके साथ साथ अगर देखेंगे फिलहाल मौसमी महकमियात क्या बोल रहा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक WD यानी मगरिबी हवाओं का असर जो है वो कश्मीर में होगा, और खास तौर पर मैदानी और बाला इलाकों के साथ साथ हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। फिर एक और जो डेट बताई गई है वो 27 से लेकर 29 तक बताई गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक और मगरिबी हवाओं का असर होगा। मगर इस वक्त जो खुश्की पड़ रही है, जो ड्राइनेस पड़ रही है, उसकी वजह से काफी ज्यादा
मुश्किलात है, खासतौर पर अगर बीमारियों को लेकर मैं बात करूं, ड्राइनेस से कफ, फीवर, कोल्ड जो है बच्चों में, बुजुर्गों में, जवानों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां हो चुकी है। अब रही बात चिलई कलान के साथ साथ ये जो वक्त है अब 40 दिन का गुजरता है और इस 40 दिन तक देखना होगा कि ये इसका इंपैक्ट जो है कश्मीर में कैसे रहेगा। डल झील को लेकर मैं बात करूं तो सुबह शाम डल झील के जो इंटरनल एक्सटर्नल एरियाज है, बाउंड्रीज है, वो भी जम जाती है और अगर टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ा, यानी कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे माइनस चला गया तो डल फ्रोजन हो जाएगा और उसके बाद जो दिक्कतें हैं खासतौर पर शिकारा वालों को वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें याद है नवंबर के महीने में बर्फबारी हुई थी और उसका इंपैक्ट जो है लॉन्गर रन के लिए चला था। अब दूसरी बात जिस तरीके से आपने कहा है, अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो पर्यटक भी इस समय कश्मीर का रुख करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स शुरू होते हैं, विंटर कार्निवल शुरू हो जाते हैं इस समय में। तो टूरिज्म के हवाले से किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो कश्मीर से निकल कर आ रही हैं? देखिए, एक बात है कि अगर बात करूं साथ ही साथ टूरिज्म को लेकर या विंटर टूरिज्म को लेकर, तो अभी 25 दिसंबर में क्रिसमस है और 31 को न्यू ईयर है। तो रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ अगर देखा जाए, ये टूरिज्म अभी फुटफॉल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इस बारी रिकॉर्ड तोड़ जो है टूरिज्म का जो मैप है और नंबर है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। 6 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो कश्मीर का रुख कर चुके हैं और मार्च अप्रैल तक बुकिंग होटल्स में लगातार जारी है। और टूरिज्म महकमे की तरफ से अभी कुछ नए फेस्टिवल्स होने जा रहे हैं, केक सेरेमनीज होनी जा रही है, केक कॉम्पिटिशंस होने जा रहे हैं, जो खासतौर पे 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर होगा, जिसमें एक लोकल टैलेंट को मौका मिलेगा। IHM डिपार्टमेंट में वो कॉम्पिटिशन होगा और उसके बाद उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन होगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जिस तरीके से आप क्रिसमस जो है इसका इंपैक्ट जो है टूरिज्म के साथ जोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि न्यू ईयर पर जो है सोनमर्ग, गुलमर्ग या पहलगाम में जश्न होते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के एंड से ये भी इस वक्त तय कर दिया गया है कि वो मैक्सिमम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा फुटफॉल अगर बढ़ेगा, अगर बर्फबारी होती है तो जाहिर सी बात है इस बर्फबारी में जश्न होता है, टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा भी मिलता है, क्योंकि अभी बर्फबारी नहीं हुई है। लास्ट टाइम जो बर्फबारी हुई थी उसका असर 1, 2, 3 इंच के करीब जो है गुलमर्ग, पहलगाम में है। मगर एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर बर्फबारी होती है ज्यादा तो कह सकते हैं कि क्रिसमस पे भी एक अच्छी खासी चहल पहल, और इस बीच जो आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट के एंड से जो बताया जा रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान। और जिस तरीके से हम बता रहे हैं, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मौसम है उसमें ठंड देखने को मिल रही है। और वहीं पर हम ये भी बात करें अगर चिलई कलां की, तो चिलई कलां शुरू होने के साथ ही जहां पर ठंड बढ़ती जाती है, वहीं पर सैलानियों का जो रुख है वो भी कश्मीर की तरफ तेजी से बढ़ता जाता है। तो चलिए, कश्मीर के बाद अब रुख करते हैं हम लोग राजौरी की तरफ। राजौरी की बात करें तो राजौरी से भी जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जिला राजौरी में सिलसिलेवार ढंग से बहाल कई बिजली की सप्लाई जो है वो बहाल की जा रही है। और वहीं पर जिले के कई इलाकों में अभी भी लेकिन जो बत्ती है वो गुल नजर आ रही है। और इसी के साथ बिजली की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ और समय लग सकता है, क्योंकि जब बिजली की बहाली की जा रही है तो उसमें थोड़ा सा वक्त की जो प्रशासन है वो ये कह रही है कि थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। वहीं पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई को बहाल होने में अभी लोगों को और परेशानियों का समय जो वक्त है वो लग सकता है और उनको और भी अभी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं राजौरी के जहां पर बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जो पिछले कई दिनों से बिजली की रोशनी के लिए तरस रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि जब इंडियन आर्मी को हैंडओवर किए गए थे पावर ग्रिड स्टेशन, तो उस बीच राजौरी हो चाहे पुंछ और राजौरी के बहुत से पावर स्टेशन थे जो इंडियन आर्मी को सुपुर्द कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद देखने को मिल रहा है कि बहुत से इलाके हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं आई है। लेकिन पूरा क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है राजौरी से, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए जमशीद से जानते हैं। जमशीद, पहले बात करेंगे राजौरी के वो इलाके जहां पर बिजली नहीं आई है, वहां पर लोगों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कितना और समय लग सकता है वापस बिजली की बहाली में? पल्लवी, बिल्कुल जिस तरह हम कहें कि 3 दिन से स्ट्राइक जो चल रही थी बिजली डिपार्टमेंट की, उसके बाद स्ट्राइक जरूर बाहर कॉल ऑफ कर दी गई है, मगर जिस तरह पिछले 3 दिन राजौरी पुंछ के लोगों के बीते वो बहुत बड़े मुश्किल के बीते हैं, क्योंकि हालांकि सेना की तरफ से कई इलाकों में कल रात के बाद ही बिजली बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी बहुत बड़ा इलाका है राजौरी पुंछ का, मगर उतनी मैन पावर सेना के MES के पास नहीं थी जितनी यहां चाहिए थी। मगर उसके बावजूद कई इलाकों में जरूर बिजली बहाल कर दी गई, मगर आज जब स्ट्राइक कॉल ऑफ हुई उससे लोगों ने जरूर
राहत की सांस ली और कई इलाकों में अभी भी बिजली को बहाल करने का काम अब डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह बिजली बंद पड़ी थी उससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिजली के साथ पानी भी लोगों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि बिजली के बगैर पानी आता नहीं था। और अब लोगों ने जरूर राहत की सांस ली जब कॉल ऑफ हुई है स्ट्राइक। जी पल्लवी। जी बिल्कुल जमशेद, ये भी जानना चाहूंगे कि पावर ग्रिड स्टेशन की बात करते हैं तो पावर ग्रिड स्टेशन को जब इंडियन आर्मी को सुपुर्द किया गया था तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे इलाके थे जहां पर बिजली की बहाली कर दी गई थी, और वहीं पर अगर कॉल ऑफ की बात करें तो स्ट्राइक के कॉल ऑफ होने के बाद से अब राजौरी के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली जल्द से जल्द की जो सप्लाई है उसको बहाल किया जाएगा? बिल्कुल, ग्रिड स्टेशन सबसे पहले सेना के हवाले कर दिए गए थे और सेना ने इनका चार्ज लेने के साथ ही सबसे पहले सिटी की भी लाइट जो बहाल करने का सिलसिला शुरू किया, मगर वो भी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई थी। मगर ये जरूर था कि 70 से 80% बिजली सिटी के अंदर बहाल कर दी गई थी। मगर दूर दराज के गांव के इलाके जो हैं वहां बिजली आज सुबह तक अभी तक बहाल नहीं हुई है। कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली बहाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अगर हम ये कहें कि दोनों डिस्ट्रिक्ट के 90% आबादी, 90% आबादी जो पिछले 3 दिन से बिजली के बिना थी, आज उनको बिजली की सप्लाई जरूर दोबारा बहाल कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि सेना के पास इतनी मैन पावर एमईएस डिपार्टमेंट के अंदर जिनका काम यही था, इतनी नहीं होती कि वो हर जगह पर बिजली बहाल कर पाए, मगर शहर के अंदर उन्होंने जरूर बिजली बहाल कर दी थी, जिससे शहर के लोगों ने जरूर राहत की सांस ली थी। मगर आज से गांव में भी बिजली बहाल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पल्लवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पर हमने देखा कि किस तरीके से राजौरी में जो बिजली बहाली है उसके लिए अभी और वक्त लग सकता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली को बहाल कर दिया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं राजौरी के जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने के बाद से अब कितना और वक्त लगेगा बिजली के वापस लौटने में, यह भी देखना होगा। तो चलिए अब राजौरी के बाद रुक करते हैं सांबा की तरफ और सांबा से भी जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही है कि जहां पर शहरी हलके ऐसे हैं जहां पर अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं वार्ड नंबर 1 की तो वहां पर अभी तक रास्ता नहीं बन पाया है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। और सांबा पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सांबा से मात्र 4 किलोमीटर दूर कटली गांव के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से निराश लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जहां पर हम बात करते हैं गांव के हलकों की तो गांव के जितने भी इलाके हैं वहां सड़क नहीं होती, लेकिन यहां पर शहर के जो हालत है वो अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर के लोगों को भी सड़क नसीब नहीं हो रही है और लोगों का साफ कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया, प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर आज वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पे जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले बात करेंगे इस इलाके की, तो कितने साल हो चुके हैं कि इस इलाके के जो लोग यहां रह रहे हैं इनको सड़क की जो एक मूलभूत सुविधा है वो अभी तक नहीं मिली है? देखिए बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें कि हम आधुनिक दौर में रह रहे हैं और आज के इस आधुनिक दौर में बात करें तो शहरों के साथ जो सटे इलाके हैं, चाहे हम पंचायतों की बात करें या फिर म्युनिसिपल लिमिट्स की बात करें, तो यहाँ पर आज भी लोग पिछले सदी में जो वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस कटली गांव के रामनगर पंचायत की बात करें तो यहाँ बताया जाता है कि 1977 के बाद यहाँ लोगों को चलने के लिए रास्ता जो वो सही ढंग से मिल नहीं पाया है और आज की जनरेशन यहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रही है। और यहाँ के लोगों ने अब मजबूरन प्रदर्शन किया पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ और कहा कि जो एक खाना पूर्ति की गई है यहाँ पर अर्थ वर्क करके उसका भी कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा, उल्टा वो घातक साबित हो रहा है। यहाँ से जो लोग हैं वो चलते कई बार इंजर्ड हो जाते हैं और यहाँ तक गाड़ी नहीं आ पाती। और इमरजेंसी सेवाओं को लेकर बात करूं तो जब यहाँ के लोगों को इमरजेंसी सेवाएं चाहिए तो यहाँ के लोग वो सर्विस अवेल नहीं कर पाते हैं और सर्विसेज वाले साफ तौर पर बोल देते हैं कि हम आपके इलाके में नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ियां तक खराब हो जाएंगी। और 2 व्हीलर्स की बात करें तो 2 व्हीलर्स वाले भी कहा यहाँ कई बार जो वो इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है। और यहाँ के लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि नेता हमारे पास हर बार वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारे घर के दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन जब खटखटाना है दरवाजा तो तब वो नहीं खटखटाते। वो लोगों को पूछे कि आपके काम वाकई में हो रहे हैं क्योंकि आपने हमें वोट दिया, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आते। लोगों को सिर्फ फेस्टिवल पर दिखते हैं, जो चुनावी फेस्टिवल सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो डीसी सांबा है वो भी आकर देखे ग्राउंड पर कि क्या हालत है
और पीडब्ल्यूडी विभाग की नालायकी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अब जब यहां इस इलाके में पहुंचा तो मैंने खुद देखा 1-1.5 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है यहां पर चलना काफी ज्यादा दुश्वार था। तो इसलिए आम लोगों ने इसलिए प्रदर्शन किया कि कम से कम उनकी आंखें खुले। यहाँ के पंच सरपंच को लोग पूछते हैं कि आपको हमने जिताकर भेजा, आपने क्या किया हमारे लिए, और वो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग सुन नहीं रहा, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहे, जिन्होंने ठेका लिया है इसका जो टेंडर जिनके पास है वो यहां तक आते नहीं है और अर्थवर्क कर छोड़ दिया बीचों बीच। आप देख सकते हैं कि क्या हालत है सड़क की। तो इसलिए लोग अब काफी ज्यादा परेशान है। लोगों ने कहा कि अगर हमारा ये रास्ता जल्द नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में जब नेता यहां हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको वोट नहीं, उनको जूते पड़ेंगे, उनको डंडे पड़ेंगे, इस तरह का लोगों का कहना है। तो रोष देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कितनी दिक्कत में, परेशानी में ये लोग हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हो पा रही। 1977 के बाद आज भी लोग एक रास्ते के लिए तरस रहे हैं, चलने के लिए। यहाँ बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं। अगर कोई यहाँ पर जो डिलीवरी होगी किसी महिला की तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें लेकर जो प्रशासन को चलना चाहिए, यहाँ ग्राउंड पर पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि वाकई में क्या क्या दिक्कतें यहाँ के लोगों को पेश आ रही है ताकि उसका हल, निपटारा जल्द हो पाए। बिल्कुल ऋषि, तस्वीरें जो है वो साफ बयां कर रही है कि जो सड़क है उसकी क्या कुछ हालत बनी हुई है और लोग जो है प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और वहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़क की क्या कुछ हालत बनी है, जिसको लेकर अब लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं। तो चलिए अब रामबन की तरफ रुख करते हैं और रामबन की बात करेंगे। तो रामबन से भी जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सड़क सुविधा के लिए जो रामबन के दूर दराज के इलाके हैं वो लोग, वहां के लोग अभी भी तरस रहे हैं। और वहीं पर बुधनी से ठट्ठा भारतुंड तक जो पहुंचने वाला सड़क है उसकी जो हालत है उससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और जानलेवा पहाड़ों को पार करके लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को पहाड़ चढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और देखिए, जहां पर बार बार सड़क की बात की जाती है और अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा था कि हर एक गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा, हर एक शहर को सड़क से जोड़ा जाएगा। इससे पहले हमने सांबा की बात की जहां पर सड़क नहीं थी, वहां पर अब रामबन से भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी पहाड़ चढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। अपनी मंजिल तक जाने के लिए इन लोगों को रोज कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। डीडीसी इलेक्शंस करवाई गई थी यही कहकर कि दूर दराज के इलाकों की जो सुविधा है उसको ठीक किया जाएगा, वहां पर लोगों को हर तरीके की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक लोगों की जो हालत है वो आप साफ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम यहां पर जुड़ चुके हैं। चलिए आइए उनसे जानते हैं। नदीम, जानना चाहेंगे कि ये कौन सा इलाका है जहां पर लोग अभी भी सड़क के लिए तरस रहे हैं और अभी भी पहाड़ चढ़ने को मजबूर है? जी बिल्कुल, देखिए पल्लवी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक 80 का एक इलाका है जो पंचायत चक्का A2, चक्का A1, जहाँ पे हम देखें कि इसका कुछ इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ, जिसमें पंचायत का में भी वो भी इलाका इसी के साथ है जी। जहाँ तक वहाँ के इलाका की बात करें तो काफी बर्फबारी उस इलाका में होती है और इस दौरान लोगों के सामने कई तरह की मुश्किल पैदा हो जाती है। देखिए, जब बर्फबारी होगी तो बीमार को अस्पताल तक पहुंचाना, बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी ना हो तो आपकी मुश्किल किस तरह का इजाफा कर देती है, ये एक मिसाल है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है अब इंतजार में लोगों की तरफ से भी, और जिन लोगों ने आज तक इस इलाकों को सिर्फ एक वोट बैंक के बतौर इस्तेमाल किया, लोगों से बात करें तो इनका ये कहना था कि जनाब हमारे पास जो भी सियासी लीडर आते हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन के दौरान हो, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान हो, डीडीसी इलेक्शन की बात करें जो हाल ही में हुए हैं, फिर पंचायत राज इलेक्शन हो, तो हर एक की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब हम तो आपके मुतालबात हल करेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, उनको आसानी में तब्दील करेंगे जी। असल 70 या 75 साल से इन लोगों की मुश्किलात का हल नहीं हुआ है। आज भी ये लोग घोड़े और खच्चरों पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कई बार लोगों का ये कहना था कि बीमार को सड़क तक पहुंचाने से पहले ही वो दम तोड़ देता है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों ने ये चीज भी कही कि सियासी रहनुमा जो हमारे पास आए, सिर्फ इलेक्शन के दौरान आए, वोट बटोरा, जैसे ही वोट हासिल हुआ, चाहे जीत हासिल हुई, जो भी हारे या जीते, लेकिन हमारा हाल देखिए जब दोबारा इलेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं अब ये चीज है कि आज लोगों ने ये उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में जो है शायद हमारे मुतालबात की तरफ ध्यान दिया जाएगा या दिया जाना चाहिए, ताकि हमारी जो मुश्किलात है, हर तरफ इस वक्त रोडों के जाल बिछाए जा रहे हैं,
रोड को जो है क्वालिटी वाली रोड बनाया जा रहा है, मैक्सिमाइज किया जा रहा है। बिल्कुल। फिर इस इलाके को नजरअंदाज क्यों किया है? अगर इस तरफ हम देखेंगे हर तरफ रोड है, लेकिन यही इलाका है जहाँ पे रोड नहीं है। तो लोगों की यही डिमांड थी कि अगर हमें रोड फैसिलिटी मिल जाए तो हमारे पास जो बिल्डिंग मटीरियल है वो सस्ते दामों में पहुंचेगा, बीमारों को अस्पताल पहुंचा पाएंगे, यहाँ के बच्चे जो है कॉलेज और स्कूल जा पाएंगे, तो कहीं न कहीं आसानी होगी जब इस एरिया में रोड पहुंचेगी। दीपाली जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, और वहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जिस तरीके से लोगों को आज तक सड़कें नहीं मिली है यहाँ पर, और दूर दराज के इलाकों की बात की जाए तो लोगों का यही कहना है कि रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उनको काफी परेशानी होनी जो है झेलनी पड़ती है। और साथ ही साथ अगर हम अस्पताल की बात करें तो अस्पताल भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, और सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं से ये लोग अभी तक वंचित चल रहे हैं। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।